स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद विशेष और आंखें खोल देने वाले सेशन में। साथियों, जरा गौर से देखिए, जो हवा हमारे आसपास, आपके आसपास है, हमारे चारों तरफ है। जब भी मैं आपसे कहता हूं या आप न्यूज़ पढ़ते हैं या आपसे कोई भी कहता है कि देश में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ज़्यादातर बच्चे क्या कहेंगे कि सर, दिल्ली का जो स्मॉग है वो एक मुद्दा है, AQI 400 पार चला जाता है वो एक मुद्दा है, आंखों में जलन, धूल, धुआं, प्रदूषण, गाड़ियों से निकलता हुआ काला धुआं, ये है प्रदूषण। और अगर वैज्ञानिक भाषा में इसी को मैं कहूं तो आप नाम लेंगे PM 2.5 का। सही बात है ना? लेकिन साथियों, आज के इस सेशन में आपकी इस पूरी सोच को मैं बदलने जा रहा हूं। क्या कहो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत की हवा में अब एक ऐसा साइलेंट किलर यानी कि अदृश्य जहर घुल चुका है जो बिल्कुल आपके सामने खड़ा है पर आपको दिखाई नहीं देता। आप सुबह उठते हैं, आसमान बिल्कुल साफ नीला है, ब्राइट है, आप सोचते हैं कि वाह, हवा बहुत शुद्ध है, आप एक गहरी सांस खींचते हैं, लेकिन असल में उसी वक्त वो जहर आपकी फेफड़ों को अंदर से छलनी कर रहा होता है। साथियों, सबसे चौंकाने वाली बात इसमें क्या है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह प्रदूषण सिर्फ दिल्ली NCR का नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुंबई हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता या चंडीगढ़ हो, यह देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं है। पूरा भारत इसके खतरे में है। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की एक रिपोर्ट आई है और यह सनसनीखेज रिपोर्ट कहती है, जिसके कारण हमारे देश के नीति निर्माताओं की नींद उड़ गई है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में एयर पॉल्यूशन अब केवल सर्दियों और PM 2.5 का संकट नहीं रहा, यह अब एक नया ग्राउंड लेवल ओजोन का राष्ट्रव्यापी संकट बन चुका है, राष्ट्रव्यापी महामारी बन चुकी है। तो आज के इस सेशन में हम तार्किक विश्लेषण के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये ग्राउंड लेवल ओजोन का पूरा माजरा क्या है। बचपन में जिस ओजोन को हम रक्षक समझकर पढ़ते थे, वो अचानक भक्षक कैसे बन गई, और CSE की रिपोर्ट में आपके शहर को लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी सरकारें एक ऐसे दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर रही हैं जो पुराना हो चुका है, या फिर एक नया दुश्मन बॉर्डर पार करके अंदर आ चुका है? तो हमेशा की तरह सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। इसे अभी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। तो साथियों, अपने स्कूल के दिनों को सबसे पहले याद कीजिए। स्कूल के दिनों में हम सब ने यह पढ़ा है कि ओजोन जो है, जो O3 है, वो हमारी रक्षा करता है। लेकिन फिर आज मैं इसको जहर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो किताबों में हमने पढ़ा था वह आधा सच था। दरअसल ओजोन के दो चेहरे हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में आप गुड ओजोन और बैड ओजोन के तरह से समझ सकते हैं। देखिए, एक ओजोन आपका रक्षक है और दूसरा ओजोन आपका भक्षक भी है। तो जो गुड ओजोन है, जो ये वाला ओजोन है, वो पाया जाता है पृथ्वी की सतह से करीब करीब 15 से 35 किलोमीटर ऊपर में, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। यहां पर क्या होता है, ओजोन एक मोटी सी परत की तरह काम करता है और सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है, उनको वापस भेज देता है, जो सूर्य से किरणें आ रही होती हैं, अल्ट्रावायलेट UV रेज। यह अगर ना हो तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, पेड़ पौधे जल जाएंगे, यानी कि यह लेयर साक्षात भगवान का काम कर रही है। दूसरा वाला लेयर जो है, जो दूसरा वाला है, जो नीचे वाली है, जो बैड ओजोन है, उसको भी समझिएगा। जब ये ओजोन गैस ठीक हमारे आसपास यानी कि ट्रोपोस्फेयर यानी कि ग्राउंड वाले लेवल पर आ जाती है, तो फिर हम और आप जब सांस लेते हैं तो वह सांस जहरीली हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे बनती है ये बैड वाली ओजोन हमारे लिए, इसको भी समझिएगा। ग्राउंड लेवल ओजोन किसी फैक्ट्री की चिमनी से सीधे नहीं निकलती है, पहली बात तो यह समझिएगा। कोई गाड़ी का साइलेंसर से ओजोन नहीं निकलता है। लेकिन यह आती कहां से है? वास्तव में यह एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, यानी कि द्वितीयक प्रदूषक है
सीधे नहीं हमारे यहाँ आती है, और यह बनने के लिए एक ट्रायंगल चाहिए हमको। एक ट्रायंगल इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं। दूसरा चाहिए हमको VOCs यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और तीसरा चाहिए तेज सनलाइट। जब ये तीनों एक दूसरे से मिक्स करते हैं तो हमारे यहां बनता है ओजोन। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड कहां से निकलता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है गाड़ियों के धुएं से, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली गैस से। VOCs क्या है? वाष्पशील कार्बनिक यौगिक क्या है? ये आपके पेट्रोल डीजल के वाष्प, पेंट, थिनर, केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाले गंध हैं। और तेज धूप और गर्मी जब इन दोनों के साथ मिल जाती है, जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो धूप की गर्मी इस केमिकल रिएक्शन को सुपरफास्ट कर देती है और यहां से पैदा होती है ग्राउंड लेवल ओजोन। अब दोस्तों यानी कि आप ऐसे समझिए कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी, जितनी तेज धूप होगी, उतना ज्यादा ओजोन का जहर होगा। आजकल की धूप में आप यह चीज ज्यादा महसूस कर पाते होंगे जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती होगी। युवा लोग ऐसी प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा चलने पर ही उनकी सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। यही कारण है कि आप इसको ऐसे समझिए कि PM 2.5 तो सर्दियों में होता है, वहीं ओजोन जो है वो गर्मियों में सबसे बड़ा विलन का काम कर रही है। और सबसे डरावनी बात, यह पूरी तरह से अदृश्य है, इनविजिबल है। हवा आपको साफ साफ दिखाई देगी, बहुत क्लीन लगेगा सब कुछ, लेकिन आपके फेफड़े सुलग रहे होंगे। तो साथियों अब आप कहेंगे कि सर ये तो थ्योरी की बात हो गई, हमारे ऊपर इसका कैसे और क्या असर पड़ रहा है, जरा ये भी बताया जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि CSE की 2026 की यह बिल्कुल ताजा रिपोर्ट और इसके आंकड़े कहते क्या हैं, जिससे आपको भी समझ आएगा कि ये कितना गंभीर मामला है। CSE ने भारत के 25 प्रमुख शहरों की एयर क्वालिटी डेटा को खंगाला। समय चुना 1 मार्च से लेकर 10 मई का, 1 मार्च से लेकर 10 मई 2026 तक का, यानी कि इस साल की कड़कड़ाती हुई गर्मियों के बीच में। तो जो नतीजे आए दोस्तों वो बहुत डरावने वाले हैं। भारत का नेशनल स्टैंडर्ड कहता है कि 8 घंटे के औसत में ओजोन का स्तर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 25 में से 15 शहरों में यह लक्ष्मण रेखा बहुत ज्यादा पार कर ली गई। और अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे नंबर 1 शहर कौन सा था, तो आपका जवाब क्या हो सकता है? कल्पना कीजिए, आपका जवाब दिल्ली या NCR के आसपास होगा, लेकिन नहीं। नंबर 1 पर रहा आपका चंडीगढ़, नंबर 2 पर रहा जयपुर। तो दोस्तों आप कल्पना कीजिए, जहां पर हमको सबसे ज्यादा हरे भरे प्लांट्स दिख रहे हैं, हरा भरा शहर दिख रहा है चंडीगढ़, वहां पर यह समस्या सबसे ज्यादा थी। मुंबई हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, लखनऊ हो, कोलकाता हो, यहां पर भी बहुत ज्यादा थी। तो इन सब में, इन सारे शहरों में जब नापा गया, 25 शहरों में नापा गया, तो ओजोन का ग्राफ लगातार रेड जोन में पाया गया। दोस्तों साथियों यहां एक गहराई से समझने की बात है कि क्लाइमेट चेंज और ओजोन का एक खतरनाक दुष्चक्र बन गया है। दोस्तों देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से लंबी हीट वेव्स आ रही हैं, दिन में बहुत गर्म होता है, और उससे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन बहुत तेज हो रहा है, और इसी वजह से ओजोन का, ग्राउंड लेवल ओजोन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पूरा एक साइकिल बन गया है, एक पूरा चक्र बन चुका है। और इस खतरनाक दुष्चक्र से जैसे गर्मी बढ़ रही है, ओजोन बढ़ रहा है, और यह हमारे लिए एक बहुत बड़े विलेन का काम कर रहा है। जितनी ज्यादा हीट वेव चलेगी ना दोस्तों, उतनी ही तेज गति से ग्राउंड लेवल ओजोन देश की शहरों को अपनी चपेट में लेगा। आप यूरोप की समस्या देख रहे हैं, भारत की बड़ी समस्या अब ये बनने जा रहा है, और इसके असर को भी समझते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका असर कहां और कैसे होगा, तो इसका असर केवल और केवल आप पर ही नहीं हो रहा है, प्रकृति पर भी हो रहा है। हम दोनों की बात करते हैं। सबसे पहला, यह हमारे फेफड़ों पर सीधा हमला करता है। और फेफड़ों में होता क्या है समझिएगा, ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडेंट है। जब यह अंदर जाती है तो आपके श्वसन तंत्र के अंदर से सनबर्न यानी जलने जैसा नुकसान करती है। दोस्तों खांसी, सीने में जकड़न, अस्थमा जैसी भयानक तरीके से बीमारियां बढ़ती हैं, और फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। ये इसके सीधे असर होते हैं, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह जानलेवा साबित हो सकती है।
दूसरा, हम अगर बात करें कृषि की, फूड सिक्योरिटी की बात करें, तो यह पौधों के स्टोमेटा को ब्लॉक कर देती है। अब आप समझिएगा, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ओजोन पौधों के पत्तियों के छिद्रों को, जो स्टोमेटा होता है ना, उसको ब्लॉक कर देती है। अब इससे क्या होगा, जब स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएगा तो पौधे की जो पत्तियां हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगी, और जब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगी तो अनाज का, फल का उत्पादन, फसल का उत्पादन कम हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि यह केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं है दोस्तों, यह हमारे देश की खाद्य सुरक्षा पर भी सीधा प्रहार करती है, और इसके प्रभाव अब दिखने लगे हैं। अब हम आते हैं सबसे बड़े यक्ष प्रश्न पर, जो हमें और आपको समझना चाहिए। जब भी प्रदूषण की बात होती है तो हमारे राजनेता, एक्सपर्ट टीवी पर आकर चिल्लाने लगते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। साथियों, आज मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने से ओजोन संकट खत्म नहीं होने वाला। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसका समाधान नहीं है। क्यों? कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ओजोन जो है ना, वो सिर्फ गाड़ियों के धुएं से नहीं बन रहा है, इसके पीछे VOCs भी हैं। वो कहां से आ रहे हैं? जो VOCs हैं वो आ रहे हैं हमारी फैक्ट्रियों से, रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल से, पेंट और थिनर उद्योग से, डीजल जनरेटर से, और खुले में जलते हुए कचरे से। अब यहां से जो VOCs कन्वर्ट हो रहे हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं सनलाइट में। तो अगर देश की सारी गाड़ियां भी आप इलेक्ट्रिक कर दीजिए, तब भी इंडस्ट्रियल उत्सर्जन होता रहेगा, केमिकल सॉल्वेंट से निकलने वाले VOCs हवा में रहेंगे, और तेज धूप मिलते ही वो ओजोन बनाते रहेंगे। इसीलिए हमें मल्टी सोर्स पोल्यूशन स्ट्रेटजी की जरूरत है, ना कि सिर्फ गाड़ियों को कोसने से। उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये जो भारत की समस्या है, क्या ग्लोबल लेवल पर इसके लिए कुछ किया जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, अमेरिका, यूरोप, चीन जैसे देशों ने इस खतरे को बहुत पहले भांप लिया था। उन्होंने इसके लिए एक्शन भी शुरू कर दिया। उन्होंने केवल धूल कंट्रोल करने या PM 2.5 के पीछे भागने के बजाय फोटोकेमिकल स्मॉग एक्शन प्लान्स बनाए। उन्होंने फैक्ट्रियों के VOC उत्सर्जन पर कड़े जुर्माने लगाए, फ्यूल स्टैंडर्ड को बदला और रियल टाइम ओजोन मॉनिटरिंग करी। जबकि हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां बनाया जाता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, जो आज भी मुख्य रूप से फोकस करता है PM 10 और PM 2.5 को गिनने में। हमारी नीतियां एक पुराने स्थापित दुश्मन से लड़ रही हैं, जबकि नया दुश्मन हमारी सीमाओं में, हमारे लंग्स में प्रवेश कर चुका है। जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, स्टेट PCS के एस्पिरेंट्स हैं, और इस वीडियो को जो देख रहे हैं वे तुरंत अपनी पेन और डायरी निकालें। मेंस और प्रीलिम्स के लिए यहां से एक बड़े क्वेश्चंस बनने की संभावना है। प्रीलिम्स के लिए आप याद रखिएगा कि ग्राउंड लेवल ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। यह क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट में शामिल है जिसके लिए AQI जारी किया जाता है, लेकिन यह इसकी प्रकृति जो है वह सर्दियों के स्मॉग से बिल्कुल अलग है। दूसरा, मेंस के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो मेंस के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि बदलते वायु प्रदूषण के स्वरूप में ग्राउंड लेवल ओजोन की चुनौती और इसके स्वास्थ्य एवं कृषि एवं जलवायु संबंधी प्रभावों की चर्चा कीजिए और आवश्यक सुधार भी समझाइए, बताइए। देखिए, जब आप इस तरीके के मेंस का उत्तर लिखिएगा तो आप 5 पॉइंट का एक्शन प्लान जरूर लिख सकते हैं। पहला, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हमें ओजोन लेयर की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। नंबर 2, VOCs की कैपिंग करनी चाहिए। फैक्ट्रीज और रिफाइनरीज के उत्सर्जन नियम सख्त किए जाने चाहिए। तीसरा सॉल्यूशन हो सकता है समन्वय, हीट एक्शन प्लान प्लस एयर पॉल्यूशन स्ट्रेटेजी का विलय किया जाए। चौथा, स्मार्ट गवर्नेंस हो सकता है जहां पर रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव रियल टाइम डेटा एक्शन होना चाहिए। और पांचवा है जन जागरूकता, साफ हवा हमेशा सुरक्षित नहीं होती, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस 5 तरीके के एक्शन प्लान को आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। तो साथियों, इस पूरे डिस्कशन का लबोलुआब क्या है, कंक्लूजन क्या है? भारत की एयर पॉल्यूशन की डिबेट को अब दिल्ली के कोहरे से बाहर निकलकर पूरे देश के स्तर पर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें देखना होगा। पर्यावरणीय चुनौतियां कभी स्थिर नहीं रहती दोस्तों, वे समय के साथ साथ बदलती हैं। अगर
हमारा सिस्टम आज भी पुराने ढर्रे पर चलता रहा तो हम इस अदृश्य जहर के हाथों एक अगली पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। समय आ गया है कि सरकारें रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव हो, क्योंकि जो जहर दिखाई नहीं देता वो सबसे ज्यादा जानलेवा हो सकता है। इस पूरे विषय पर दोस्तों आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी अपने शहर में गर्मियों के दिनों में सांस लेने में भारीपन महसूस होता है? क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से सुना है सर्दियां होती हैं तो सांस लेने में भारीपन होता है, लेकिन गर्मियों में सांस लेने में भारीपन आपको महसूस हुआ क्या? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अनुभव अवश्य साझा कीजिएगा। यदि प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को पसंद और लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है दोस्तों आज के समय में, इसलिए अवेयरनेस को आपस में ज़रूर साझा कीजिए। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जो 2027, 2028 या 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं। यहाँ पर आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अभी जो आपको सबसे शानदार ऑफर मिल रहा है वो ये है कि आज अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस में 50% का डिस्काउंट और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी भी दी जा रही है। तो देर मत कीजिए, बस आपको करना क्या है, कोर्स को खरीदने से पहले पीके लाइव कोड को इस्तेमाल करना है। चाहे आप हिंदी माध्यम में एडमिशन लें, इंग्लिश माध्यम में या बाइलिंगुअल बैचेस में, यह कोड लगाइए, डिस्काउंट का ऑफर आपको मिल जाएगा। देर मत कीजिएगा दोस्तों। और सबसे खास बात, खास बात नहीं, मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।